बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10th में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा क्या है। ठीक है, तो अब तक हमने चैप्टर 1 में कम्प्लीटली, एक्चुअली इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं चैप्टर 1 के। जो पहला पार्ट है वो वेव एंड इट्स काइंड्स है, यानी चैप्टर 1 के पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेव क्या है और वेव के काइंड्स कौन कौन से हैं। और इसका वेक्टर 1 का जो दूसरा चैप्टर पार्ट है चैप्टर 1 का, वो क्या है, वो वेव मोशन के बारे में है। तो हमने वेव मोशन भी डिटेल में पढ़ी। इस वेव मोशन में ये आता है कि वेव की कौन सी मोशन है। हमने बताया कि वेव की मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। फिर वाइब्रेटरी मोशन में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने मास अटैच टू स्प्रिंग के थ्रू समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी, ठीक है, जो कि सिंपल पेंडुलम था। और हमने लास्ट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी। ठीक है, यानी यहाँ तक जो इस चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स थे वो कवर हो चुका है। अब हम जाते हैं इस चैप्टर 1 के लास्ट पोर्शन, लास्ट पार्ट की तरफ। जो चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव है, कि वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन उससे पहले कि हम लोग वेव की प्रॉपर्टीज़ को समझें, वेव की प्रॉपर्टीज़ में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले उनको समझना ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, लेक्चर में हम उन पॉइंट्स को, उन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट? हमारे पास वेव में ये जो स्ट्रेट लाइन होता है हम लोग क्या कहते हैं कि मीन पोजीशन। किसी भी वेव का वो हिस्सा अगर आप देख लें, ये वेव इस तरह होता है, ये वेव की शेप होती है। वेव की शेप में इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं कि मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस वेव में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वाली पोर्शन को, इसको हम लोग कहते हैं कि क्रस्ट। तो क्या कहेंगे कि व्हाट इज क्रस्ट? द पोर्शन ऑफ, ये मेन पोजीशन है ना, द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन के ऊपर हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हो या इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन के नीचे हो, वेव की इस टाइप को, सॉरी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो वेव का वो हिस्सा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वाली पोर्शन में है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रस्ट। ये फर्स्ट टर्म कैसे डिफाइन करेंगे कि द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन, अबव द मीन पोजीशन कॉल्ड क्या? क्रस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रफ। तो सिमिलरली वेव का वो पोर्शन जो मीन पोजीशन के ऊपर था उसको हम लोग क्रस्ट कहते थे। और अब वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन के नीचे है, वेव के इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रफ। ये ट्रफ है। तो ठीक है, तो द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या? ट्रफ। ये दो टर्म हमारे लिए क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि वेव, कोई भी वेव आप बना ली तो वो वेव इस तरह बनता है। तो इस वेव में जो वेव का वो पोर्शन जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के ऊपर है, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है, और ये ट्रफ है। ये क्रस्ट, ये ट्रफ। सही, तो ये क्रस्ट ट्रफ हमारी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड टर्म की तरफ। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास है क्या? वेवलेंथ। लेट सपोज हमारे पास एक वेव। अब इस वेव में आपको पता है कि इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये क्रस्ट, ये ट्रफ और ये भी ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या है? किसी भी दो कंसेक्टिव, दो बैक टू बैक आने, पहला क्रस्ट इसके बाद ये दूसरा क्रस्ट, दो कंसेक्टिव ना कि अब एक के बाद आने वाला, एक के बाद, ठीक है। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला है
इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, इसको इस अलामत से शो करते हैं, इस अलामत को कहते हैं लिम्डा। या फिर दो ट्रफ के दरमियान, इस ट्रफ से लेकर इस ट्रफ तक, याद रखिए कि ट्रफ के दरमियान से काउंट होगा, ठीक है, शुरू से नहीं बिल्कुल दरमियान से होगा। तो ये तो दो क्रस्ट के दरमियान फासले को, दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या फिर दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं क्या, वेवलेंथ। इसको लिम्डा से शो करते हैं, इस अलामत से, इसको कहते हैं क्या, लिम्डा, लिम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड क्या, वेवलेंथ। क्योंकि लेंथ है इसलिए इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, फिर ये मीटर होगा। ये हमारे पास थर्ड टर्म के वेवलेंथ क्या है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की जानिब, ठीक है। वो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है क्या है, वाइब्रेशन, या इसको कहते हैं हम लोग साइकिल। वाइब्रेशन वो क्या, साइकिल क्या है, जब एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ मुकम्मल कर ले तो दरअसल वो क्या करती है, वो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करती है, एक साइकिल मुकम्मल करती है, ठीक है, ठीक है। जब एक वेव एक क्रस्ट एक ट्रफ तक आगे बढ़े, एक क्रस्ट एक ट्रफ ट्रेवल करे, तो क्या कहलाएगा कि वो कहलाएगा कि ये एक वाइब्रेशन या इसने एक साइकिल मुकम्मल। क्यों वाइब्रेशन या साइकिल कहता है, आप देख सकते हैं कि कहते हैं इसको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी हाफ सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, अगर दोनों को मुकम्मल कर ले तो एक दायरा बनेगा, इसीलिए इसको एक वाइब्रेशन या फिर साइकिल कहते हैं। इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जब कोई वेव एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो मूव करे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन या फिर साइकिल। कंप्लीट राउंड ट्रिप ट्रेवल्ड बाय वेव इज कॉल्ड क्या, वाइब्रेशन और साइकिल। ये दूसरा। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म जो हमारे पास है वो क्या है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने क्या कहा था, वाइब्रेशन क्या है कि जब कोई वेव एक क्रस्ट एक ट्रफ ट्रेवल करे उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन, या कोई वेव एक राउंड ट्रिप मुकम्मल कर ले तो उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड क्या है, जिस वक्त में, जिस टाइम में क्या होगा, जितनी वक्त में एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगा उस टाइम को हम लोग कहेंगे क्या, कि टाइम पीरियड। किस तरह डिफाइन करेंगे कि द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जितनी मुद्दत में, जितनी वक्त में, जितनी टाइम में एक वेव एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो सेकेंड है। सही, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म टाइम पीरियड। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे विच इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिट टाइम में जितना वाइब्रेशन मुकम्मल करे कोई वेव। फर्स्ट करते हैं हमारे पास दो वेव्स है, ठीक है, ये एक वेव है, सही, और यहां पर भी एक वेव है। इसने कितना टाइम लिया है, इसने भी 1 सेकंड का टाइम लिया है और इसने भी 1 सेकंड का टाइम लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसने 1 सेकंड में 6 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है और इसने 1 सेकंड में सिर्फ 2 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है। तो इन दोनों वेव्स में किस चीज़ का फ़र्क है, क्या है कि इसने किस तरह बताया कि इसने 2 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है, इसने 6 वाइब्रेशंस, किस चीज़ का डिफरेंस है दोनों वेव में, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंस है। एक्चुअली क्या है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों? क्योंकि इसने 1 सेकंड में 6 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है और इसने 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी। अगर वो 1 सेकंड में बहुत सारे वाइब्रेशंस मुकम्मल करती है तो वो एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगा। अगर वो क्या करती है 1 सेकंड में कम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मुकम्मल करती है तो एक लो फ्रीक्वेंसी। अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो क्या है कि ऐसी आवाज़ें जिनकी हाई पिच होती है, जिनकी पिच ज़्यादा होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऐसी आवाज़ें जिनकी लो पिच आवाज़ें जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हाई पिच आवाज़ कौन सी आवाज़, अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में आम जिंदगी में देख लें तो ऐसी आवाज़ जो क्या हो, जो तेज़ हो, यानी
जो फीमेल की आवाज़ आप देख सकते हैं कि वो मर्दों की निस्बत उनकी आवाज़ जो है क्या है, वो थोड़ी सी तेज़ है, ठीक है, उनकी वो उसमें जो आवाज़ की तेज़ी वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, वो पिच साउंड है, उस साउंड की पिच ज़्यादा है, उस साउंड की पिच ज़्यादा मतलब क्या है कि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और जो मर्दों की आवाज़ है वो निस्बतन थोड़ा सा भारी है, तो क्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये लो पिच है। लो पिच का मतलब क्या है कि उनकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, के 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाले वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वो 1 सेकंड में ज़्यादा नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस मुकम्मल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर कम हो तो कम। यानी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इन्वर्स रिलेशन है। अगर वो कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशंस मुकम्मल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर वो कम वो करती है मुकम्मल वाइब्रेशंस तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी टाइम जो है एक्चुअली क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, हम लोग कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर है, ठीक है। इस तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज। यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी, इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वो 6 हर्ट्ज है, कि उसने 1 सेकंड में 6 वाइब्रेशंस मुकम्मल की है। और इसकी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है ये 2 हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज। सही, ये यूनिट हो गया और ये इसका फॉर्मूला। सही, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है एम्पलीट्यूड। 7 टर्म। अगर हमारे पास ये मीन पोजीशन हो और ये वेव, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम फासला है वेव का, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ये पोर्शन वेव का क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है। किस तरह डिफाइन करेंगे कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला। हो सकता है कि वो मीन पोजीशन के ऊपर या नीचे, फर्क नहीं पड़ता कि मीन पोजीशन के नीचे या ऊपर, लेकिन क्या कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरतरीन फासला है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। कैसे डिफाइन करेंगे कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या, एम्पलीट्यूड। अब लास्ट टर्म हमारे पास है वो क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। किस तरह ड्राइव करेंगे, ये वेव स्पीड, इसको स्पीड के फॉर्मूले से, आपको पता है लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल। स्पीड को v से डिनोट करते थे, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। लेकिन अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेव देख लें तो इन टर्म्स ऑफ वेव हम डिस्टेंस की जगह पर क्या डालेंगे, लिम्डा, यानी क्या, यानी वेवलेंथ। और टाइम की जगह पर क्या डालेंगे, कैपिटल T, विच मीन्स कि क्या, टाइम पीरियड। अब इसमें पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पर क्या डालेंगे, लिम्डा, ठीक है, और टाइम की जगह पर क्या डालेंगे, कैपिटल T, टाइम पीरियड। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, v इज इक्वल्स टू लिम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t। कर सकते हैं ना, लिम्डा को दोबारा ऐसे मल्टीप्लाई कर, लिम्डा + लिम्डा, लिम्डा ओवर 2, दोबारा ये सिचुएशन। क्यों इस तरफ किया, v इज इक्वल्स टू लिम्डा, अभी हमने पढ़ा कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी का। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये f लिम्डा बनेगा। ये वेव स्पीड का फॉर्मूला है, इसका आपने मैथमेटिकली ड्राइव करना है। तो इसके साथ ये आप हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेव उस वक्त समझ में आएगी, वेव की प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स तरह सही समझ में आएगी अगर हमें ये टर्म्स के पता हो कि ये इनके मानी क्या है और इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, इनके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।